जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। आज की क्लास शुरू हो चुकी है और इसमें हम भारतीय थल सेना सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए मॉडल पेपर जो है सोल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आपके 2020 के ओरिजिनल पेपर पर आधारित है। तो जो भी स्टूडेंट जीडी यानी जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन इन दोनों की तैयारी करते हैं वो ये पेपर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया हमारे जीडी और ट्रेड्समैन दोनों का सेम सिलेबस है। तो आप जल्दी से पेपर को लगाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है जीके का, फिर साइंस, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब मध्य प्रदेश में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इनमें से कौन हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मसाले का बगीचा इस नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? कौन सा राज्य है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल केरल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? देखो, करंट के अंदर जो खिलाड़ी ज़्यादा प्रचलन में होगा या ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा होगा उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जब 2020 में गीता फोगाट करंट अफेयर्स में रही थी तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके सामने बना है। जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अफगान की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। सन याद रखना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट हाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 1839। ठीक है, 1839 से 1842 तक जो है ये युद्ध चला था अफ़गानिस्तान और इधर अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है यहाँ पे, दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है आपको पता है? यमुना नदी के तट पर। आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल का पूछा जा सकता है, तो ताजमहल यमुना नदी के तट पर है। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जल्दी से जवाब देंगे। किसका बना होता है बिजली बल्ब में जो फिलामेंट प्रयोग होता है? बिल्कुल सही जवाब टंगस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अगर आपने ओरिजिनल पेपर किए हैं। बिल्कुल नेल्सन मंडेला। और अमेरिका के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बराक ओबामा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? तो आपको बताइए 10 वर्ष में। 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको पता है मेरठ छावनी से होता। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मंगल पांडे याद है, इसी से संबंधित है। जो उस टाइम राइफल्स यहाँ पे अंग्रेज़ यूज़ कर रहे थे, 1856 की बात थी ये। तो जो दिन निर्धारित किया गया था क्रांति के लिए उससे पहले ही ये स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें ऐसा था कि जो राइफ़ल होती थी एनफील्ड राइफ़ल, उसमें गाय का सूअर का मांस भरा जाता था और उसको मुंह से पकड़ के खींचना होता था उसको चलाने के लिए। तो ये टॉपिक रहा था और इसमें जो है इसके कारण क्रांति यहाँ पे शुरू हो गई थी पहले ही। तो मंगल पांडे को फिर यहाँ पे फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी मेरठ, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से आपके सामने आता हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब 25 जून 1975। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए कितने अवधि के लिए था तो 21 महीने की अवधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, द्विज किन्हें कहा जाता है? द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले। वैसे ये हिंदी का प्रश्न है, हिंदी भाषा की अगर आपने कोई प्रतियोगिता दी हो तो आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। द्विज, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। बताएंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये कहलाते हैं द्विज।
ये ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताएंगे। सरिस्का अलवर में है, वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन सही होगा। पेच जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये आपको पता है, ये कल्पना चावला। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी जीके के प्रश्न हो चुके हैं और यहाँ पे अब आपके आ गए हैं रीजनिंग के प्रश्न। साइंस के शायद इसके बाद में आएंगे, तो पहले आप लोग रीजनिंग सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न है, देखो इसमें सिस्टर को ये लिखा गया है, अंकल को इस कोड में लिखा गया है, बॉय को किस कोड में लिखा जाए, बॉय को इस कोड में लिखा गया 129 में, तो सन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे एस, देखो आप एस को क्या लिखा गया है, ये देखो एस को 5 लिखा गया है ना, तो एस की जगह क्या लिखेंगे 5। अब बात की जा रही है ओ की, ओ को देखो, ओ का ये बन रहा है ना 2 लिखा गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो सिस्टर के नीचे ये वाला पूरा लिख के देख लेना, अंकल के नीचे ये पूरा लिख के देख लेना, बॉय के नीचे ये लिख के देख लेना, अलग अलग करना ऊपर, इतना समय नहीं होता इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। एन कहाँ पे ढूंढो, एन ये रहा, इसका 2 नंबर है ना, तो ये इसके 2 नंबर से संबंधित है, यानी कि 4, यानी कि 524 हमारा उत्तर आना चाहिए, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी ही था ये तो। अब रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ रहा है, रिलेशनशिप का मतलब रक्त संबंध वाला प्रश्न है। अरुण ने कहा यह लड़की, तो एक लड़की ले लेते हैं और एक अरुण ले लेते हैं, ये मान लो क्या है, यहाँ पे अरुण है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक लड़की, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते। अब अरुण की माँ ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अरुण की माँ है, अरुण की माँ, ये मान लिया अरुण की माँ, माँ का पोता, अरुण की माँ का पोता, इसका बेटा भी हो सकता है या फिर इसका भतीजा भी हो सकता है। ठीक है, माँ का पोता ले लो, चलो यहाँ पे। ठीक है, पोता हो गया, माँ के पोते की पत्नी है, किसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तो अरुण, जाहिर सी बात है इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्योंकि अरुण की माँ का पोता अरुण का बेटा होगा, तो अरुण क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हो सकता है ये उसके किसी दूसरे भाई का बेटा हो तो भी तो वो चाचा ससुर बोल दो उसको, ताया ससुर बोल दो, ससुर लगेगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों से नीचे दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक यहाँ पे जो है पद खाली छोड़ा है, ये आपको बताना है क्या होगा। ये इजी है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर बताओ जल्दी से, 49 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलो हाँ, ये क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपसे सरल प्रश्न पूछ रही हूँ, ये सारे प्रश्न ओरिजिनल पेपर के यहाँ पे लिए गए हैं और आपको करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी ओरिजिनल पेपर देखा होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि ओरिजिनल पेपर से आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को और अधिक ओरिजिनल पेपर देखने हैं, प्रैक्टिस पेपर देखने हैं, तो आप ये दिल मांगे मोर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाकर तरुणा डिफेंस अकेडमी नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे। टेक्निकल टीम आपसे 50 रुपये का चार्ज करेगी और आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट, ये देखो इस तरह से टेस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट आप देख सकते हो, 3-4 टेस्ट आपको फ्री भी दिए गए हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये बुक्स हैं, इनकी आप ई बुक PDF, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो ई बुक PDF ले सकते हैं, ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगी। जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे एकदम मिनिमम चार्ज 10, 20, 30 रुपये में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम वापस से हमारे प्रश्नों पर। ये आ गया हमारा प्रश्न हमारे सामने। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितने वृक्ष हो सकते हैं?
जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए कि कोई पंक्ति है उसमें टोटल संख्या ज्ञात करनी है, जैसे वृक्ष की बात की, आपको किसी स्टूडेंट की भी बात कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे में कि आप एक लाइन बना लीजिए, ठीक है। समझिए कि वो वृक्ष क्या कह रहा है कि 5वें स्थान पर है, मतलब उससे 4 यहाँ पर भी लोग होंगे और 4 यहाँ पर भी लोग होंगे, जाहिर सी बात है। तो टोटल यहाँ पे लोग कितने हो जाएंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 4 ये वाले, 4 ये वाले और 1 ये, कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9। ये तो दिमाग वाली बात है छोटी सी, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए प्रश्न में जेड के स्थान पर सही विकल्प चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध हो जो कि पहले दो का आपस में है। मतलब पक्षी पक्षी वर्ग से संबंधित है, आदमी किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आना ही चाहिए आपको। बिल्कुल सही जवाब होमो सेपियंस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक है ऐप का, वहाँ से आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे सारे ऐप के अंदर भी। अब यहाँ पे ये आपके सामने आ चुका है साइंस का प्रश्न। यदि 3 प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम पैरेलली जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको एक बात मैंने बताई हुई है साइंस में कि जब भी समांतर क्रम में प्रतिरोध हो तो उनको आप किस तरह से जोड़ोगे, 1/4, 1/5 और 1/20, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ेंगे। मतलब सूत्र आपको याद है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये वाला किया है हमने। ये हमारे R1, R2, R3 हैं। इनका लघुत्तम लोगे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5, 4 और 1 कितना हो गया, ये 10/20। इसको आप काट लोगे, 1/2 आएगा, इसका उल्टा करोगे आप 2 आ जाएगा, 2 ओम। बी आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इजी ही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है, इनमें से कौन सा रोग होता है, बताएंगे। बिल्कुल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, कोई रोग है, उस रोग के प्रति जो हमारे शरीर में प्रतिरोधकता होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके लिए WBC महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर की सैनिक होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। गठिया की बीमारी है, किससे संबंधित है गठिया की बीमारी, बिल्कुल सही जवाब, जोड़ों के दर्द से संबंधित है, जोड़ों से। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, बिल्कुल सही जवाब 46। अगर जोड़े में पूछा जाए, पेयर में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने लगा हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा, तल का तापमान बताना है आपको, ठीक है। ऊपर की परत जम गई हो तो तल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। पानी का असंगत प्रभाव जो है आपने पढ़ा होगा, असंगत नेचर पानी की 8वीं क्लास में, वही है, तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ऊपर जो जम जाएगा उसका कितना होता है, जो लेयर जमी होती है उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके रूप में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, ये आपको बताना है, बस जल्दी से बताएं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसकी मदद से बदलते हैं, बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सोलर सेल, क्योंकि विद्युत ऊर्जा में बदलना है, ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और गंधक का यौगिक मुख्यतः खालिस्तान के प्रयोग में होता है। जस्ता और गंधक, जस्ता का मतलब आप समझिए यहाँ पर जिंक समझिए, और गंधक का अर्थ आप यहाँ पे सल्फर समझिए, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, अब आपको समझ में आएगा शायद। बिल्कुल ए ऑप्शन रोडेंटिसाइड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है, पुनर्चक्रित रिसाइकिल किया जा सकता है, धातुओं को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनता है, क्या बनता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होती है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड, डी ऑप्शन सही होगा। और अगर इसकी इक्वेशन आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड है, जल के अंदर ये विक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? तो ये H2SO3 बनेगा, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरोस एसिड। ठीक है, और इसको हम सल्फ्यूरस एसिड भी बोल देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, यही है सेम। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का क्या सूत्र होता है? H2SO4, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या बना है? H2SO3 बना है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? बार चुंबक जो होती है उसके मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? तो 0 होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? ध्वनि आपको पता है यांत्रिक तरंग होती है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग है वो ठोस में होगा। ठीक है, ज़्यादा वेग होगा वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलती है? बैक्टीरिया से इनमें से क्या फैलता है, जल्दी से बताएंगे। तो इसके अंदर हम एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं एक बार। जो टाइफाइड है, ये बीमारी होती है साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, कई बार नाम भी पूछा जा सकता है। साल्मोनेला से, वैसे इसका बड़ा नाम है बट आप इतना नाम याद रख लेते हैं वो भी काफ़ी है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया है, इससे फैलती है। ठीक है, अब प्लेग की बात आती है। प्लेग जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि पिस्सू से फैलता है, और ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में जीवाणु कह देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, इसमें डी नहीं लगाया। ठीक है, फिर एड्स की बात आती है। एड्स आपको पता है HIV नाम के वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये वायरस से फैलता है। निमोनिया जो है वो जीवाणु विषाणु मतलब बैक्टीरिया और विषाणु यानी कि वायरस दोनों से फैलता है। जीवाणु और वायरस, वायरस को हिंदी में हम कहते हैं विषाणु। ठीक है, इन दोनों से ही फैलता है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न होना चाहिए था कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं फैलती है, यहाँ पे नहीं ऐड कर लोगे तो नहीं फैलती है, तो इसमें एड्स होता है। ये जीवाणु से नहीं फैलता है क्योंकि ये वायरस से फैलता है, और वायरस का नाम है HIV वायरस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है। आपको पता है कि एक प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य। यहाँ पे अनुप्रस्थ की बात की जा रही है, अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन प्रकाश का, तो ये होता है ध्रुवण से। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर साइंस की बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका मैथ का। GK और साइंस और रीजनिंग ये आपकी समाप्त हो चुकी है। अब जल्दी से यहाँ पे मैथ्स देखते हैं हम। मेरे हिसाब से 15-16 मिनट शायद आपकी हो चुकी है अभी तक। वैसे 1 घंटे का समय होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, पर दोबारा से चेक करने के लिए आपको एग्ज़ाम में समय रखना है। चलिए जल्दी से देखते हैं। इसको बस हल करना है आपको, तो हल करने की ट्राई करो इसको। यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 14, 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 बचेगा। यहाँ पे 2 है, ये कितना हो जाएगा 15, इनको गुणा कर लो 30। बस कितना ईजी था भाई, मैं ईजी प्रश्न नहीं दे रही, ये ओरिजिनल पेपर का प्रश्न है। यदि एक समबहुभुज का एक आंतरिक कोण एक षटभुज के आंतरिक कोण से 9/8 ज़्यादा पाया जाता है तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? आपको एक बात बताई हुई है कि समबहुभुज का कुल कोण कितना होता है। अगर आपको समबहुभुज, यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। समबहुभुज, बहुभुज याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है समबहुभुज का कुल कोण का सूत्र बताओ जल्दी से। आपको बताया हुआ है ये सूत्र, जल्दी से बताओ कैसे निकालते हैं। n-2 गुणा में क्या आता है 180 डिग्री, ये सूत्र आपको याद है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं षटबहुभुज की। प्रश्न में क्या दिया है, षटबहुभुज दिया है। लिखो फटाफट से लिखो, षटभुज का कुल कोण, का कुल कोण निकालिए।
कितना होगा, सूत्र में मान रखेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, षटभुज है, षट का अर्थ होता है 6, तो 6 माइनस 2 गुणा में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 गुणा 180 कितना आ जाएगा 72 और 1 0 यानी 720 आ गया। इतना आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट देखो, अब कुल कोण आ चुके हैं, आपको निकालना है षटबहुभुज का प्रत्येक कोण। षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालिए, प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक का अर्थ होता है अंदर वाला कोण। ये सारे सूत्र आपको भी ध्यान होने चाहिए। अब ये टोटल कोण इतने हैं 720, तो टोटल के अंदर 6 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि षटभुज है तो हमारे पास एक कोण का मान आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये एक कोण का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा था कि समबहुभुज का जो आंतरिक कोण है वो इस षटभुज का 9/8 है, 9/8। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम समबहुभुज का एक आंतरिक कोण, ये हम निकालते हैं, का एक आंतरिक कोण। ठीक है, षटभुज के 9/8 होगा, षटभुज का 9/8, तो 9/8 षटभुज का एक कोण कितने का 120 का, तो इसको 120 से गुणा कर देते हैं, निकाल लेते हैं कितना आ गया, इसको काट लेंगे, पेन चेंज कर लेंगे पहले ताकि काटने में ईजी हो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इसको काट लिया 15, 15 निम्न 135, 135 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, ये समबहुभुज का एक आंतरिक कोण आपके पास आ चुका है। आपको आगे क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में देखेंगे, आपको समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले आप कोण निकाल लेंगे, बाह्य कोण निकाल लेते हैं पहले एक बार हम, तो बाह्य कोण निकाल लीजिए, बाह्य कोण निकाल रहे हैं हम समबहुभुज का। कैसे निकालेंगे, आपको पता है 180 डिग्री में से आंतरिक कोण घटा दूं तो ये बाह्य कोण का मान आ जाएगा। आंतरिक कोण मेरे पास 135 है, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री में घटा देती हूँ, मेरे पास बाह्य कोण का मान 45 डिग्री आ जाता है। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको एक सूत्र बताया हुआ है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो क्या करते थे, अगर आपको याद हो क्या करते थे, जल्दी से बताइए, 360 में भाग देते थे एक बाह्य कोण का। तो एक बाह्य कोण का मान आपके पास आ चुका है 45। अब इसको काट लीजिए, 360 के अंदर हम भाग दे दिए हैं, जल्दी से बताइए, इसको काट लें, कितना 8 आ रहा है क्या, तो 8 भुजा हो जाएगी। कितने भुजा हो जाएगी, उस समबहुभुज की 8 भुजाएं हो जाएगी। ऑप्शन चेक करिए अब एक बार, डी ऑप्शन सही है। अब जब तक ये आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, आपको सूत्र याद नहीं होंगे। कौन कौन से सूत्र याद करने, एक बार दोबारा आप लोग देखेंगे। एक सूत्र आपका ये हो गया, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसमें तो हमने सिर्फ मान ही रखा है। फिर समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करोगे, तो आपको पता है षटभुज मतलब 6 है, 6 का भाग दिया, यहाँ पे 120 आ गया। अब ये प्रश्न के अनुसार किया है आपने, 9/8 करना था, कर दिया। बाह्य कोण का मान निकालना है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, 180 में से आंतरिक कोण घटाते ही बाह्य कोण आ जाता है, ये बाह्य कोण आ गया। अब ये सूत्र याद रखना था आपको, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो 360 में आप भाग दे देंगे बाह्य कोण का, एक बाह्य कोण का, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी आपकी। तो कोई भी बड़ी बात नहीं थी अगर आपको सूत्र याद थे। डी ऑप्शन आपका क्या हो चुका, सही हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है आपका, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक निकालो। निकाल देंगे, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो आप एक साथ, 9, 12, 18, इसको 2 से कर सकते हैं, 2 छक्के 12, ये 6 लिखिए भाई, 2 छक्के 12, 2 में 18, वापस 2 से कर सकते हो आप, ये 9 रहेगा, 2 तिया 6, अब 3 से कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, वापस 3 से कर सकते हो। जब ये 1 आ जाए तो ये यहाँ पे क्या हो चुकी है, इसकी समाप्ति हो चुकी है, ऐसे आप समझ लेंगे। दिख रहा है सभी को, ये 6 है भाई, ये 6 है। ठीक है, भाग देना है बस आपको इस तरह से। 2 के यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, तो इसको हम 2 की स्क्वायर गुणा 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया 36। तो 36 उत्तर आना चाहिए आपका। यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, गुणनखंड करके, आपको पता है 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की स्क्वायर
12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की स्क्वायर गुणा 3। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बताइए, 2 गुणा 3 की स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर कॉमन ले लीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये सबसे इजी तरीका यही है, ये ध्यान में रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर नापा गया। कोई वर्गाकार खेत है, वर्ग कैसा होता है आपको पता है, वर्ग इस तरह से होता है, ठीक है। वर्गाकार खेत है और इसकी प्रत्येक भुजा को 10 मीटर नापा गया, मतलब सारी भुजाएं क्या है, 10, 10 और 10, ठीक है। खेत का परिमाप ज्ञात करना है, इसके लिए आपको सिर्फ वर्ग के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप सूत्र बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में सूत्र लिखो। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। देखो कोई भी आकृति हो, उस आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, वही होता है। हर एक का सूत्र याद रखने की आपको आवश्यकता भी नहीं होती। अगर आपको ये लाइन याद है कि किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग है, तो सारी भुजाओं का योग 10 10 10 10 किया, 40 हो गया, ठीक है। और सूत्र के अनुसार करें तो 4 गुणा 10, 40 हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है, कुछ भी नहीं किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, एक वृत्त की परिधि। वृत्त कैसा होता है आपको पता है, वृत्त होता है ऐसा। और ये जो प्रश्न है ये इतने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको क्या ही बताएं। एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब एक चक्कर यहाँ से लगाना शुरू किया, वो पूरा चक्कर फिल कर दिया, मतलब आपने पूरा कर दिया, तो इसको कहते हैं हम परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ पहले तो, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है, 2πr, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2πr बराबर दिया हुआ है 88 मीटर, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, r की वैल्यू ज्ञात करने, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो r यहाँ अकेला रखेंगे, यहाँ 88 था, और ये हमने क्या किया, 2 और पाई कहाँ पे आ गया, बट्टे में आ गया, ठीक है। अब r 88 का 88, 2 का 2 को काट भी सकते हो आप, 2 को काट भी सकते हो, 2 एकम 2, इसको काट लो 4, ऊपर आ जाएगा 44, नीचे आ गया पाई। अब पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 22/7 होती है। अब ये 7 देखो यहाँ पे नीचे है ना, ये यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर, तो 44/22 गुणा 7, 7 ऊपर आ जाएगा, बट्टे के बट्टे में होता है वो संख्या, कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर आ जाती है। इसको काट लो, 2 बार कटा, 7 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 14 आपका आंसर होना चाहिए। देखो तो जरा, ये रहा, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ये प्रश्न बहुत इजी है और ये कई बार आ चुका, बच्चों को इसका उत्तर भी याद हो गया है, इतनी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। एसएससी ले लो, पटवारी का ले लो, राजस्थान की भर्ती में वहाँ भी पूछा जा चुका है, क्लर्क के एग्जाम में भी आ चुका है, और आर्मी में तो बहुत बार, क्लर्क में भी आ चुका, आर्मी क्लर्क में, और जीडी में भी आ चुका है ये। और ये हम प्रश्न कर रहे हैं ट्रेड्समैन का, तो ट्रेड्समैन में भी आया है। देखो इसको आपको हल करना है, अनुपात वाला जो है आपका चैप्टर का प्रश्न है ये। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे। 81 का यहाँ पे है 810, इसी तरह से अब उत्तर बताना आपको। कैसे बताएंगे, ऑप्शन देखेंगे और इसको काटेंगे। अगर इसको काटते हैं 81 एकम 81 और इसको काटते हैं 10 आता है, 1:10, 1:10 क्या आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो बस कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्थान पर कौन सा अंक आएगा अगर 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% बराबर ए हो। ए की वैल्यू निकालनी है आपको। करो जैसे जैसे प्रश्न में बताया जाए वैसा वैसा काम करो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं प्रश्न को हल करने की। 150 का 37%, तो 150 का 37% जो बोले वो लिख दो एक बार, माइनस 1000, तो माइनस 1000 बोल रहा है ना, माइनस 1000, मैंने मेरी मर्जी से थोड़ी लिखा है, का 0.05% बराबर कितना है, ए है, ठीक है। ये प्रश्न में कहा गया है, इसको सोल्व करो। तो 150 का अर्थ क्या होता है, गुणा, गुणा लिखो, 37% का अर्थ क्या होता है, बटे में 100, माइनस 1000 का 1000 लिखेंगे, का अर्थ गुणा लिखेंगे, 0.05% है ना, प्रतिशत का अर्थ मैंने क्या बताया, बटे में 100 बराबर ए। इतना समझ में आया, बस कुछ नहीं किया, जो प्रश्न वाले ने कहा वही हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये करने की कोशिश कीजिए, जितना कट सकता है उतना काट लीजिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और आगे ये 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है 3,
यहाँ पे आ चुका है 37 बटे में बचा है 2। इतना काम हो गया। आगे क्या है माइनस। अब आगे वाला देखते हैं तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 काट लीजिए एक बार। इतना आपने काट लिया। अब देखो 1 और 2, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, ठीक है। चलो पॉइंट का आगे सॉल्व कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है 10। यहाँ पे है 0.05 बराबर ए यहाँ पे चल रहा है आपका। जो भी वैल्यू आएगी वही की आएगी, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करने की ट्राई कीजिए। 37 को 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाता है 111 आता है ये शायद 111 बटे में 2 है हमारे पास। और माइनस में हमारा ये चल रहा है 10 को इससे गुणा करते हैं हम, तो ये जो पॉइंट है एक यहाँ पे खिसक जाता है। पॉइंट जो है एक आगे खिसक जाता है, 10 से गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो 0.5 हमारे पास ये आ जाएगा। अरे भाई गुणा करना है बस इसको। 0.05 को 10 से गुणा करो। 10 से गुणा करोगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 050 ये संख्या आ जाएगी। 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, 1 और 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद में एक्स्ट्रा 0 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, तो 0.5 आप इसको मान सकते हो। और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड हमेशा एक 0 लगा देते हैं पॉइंट से, ताकि पॉइंट हमको शो हो जाए। तो ये यहाँ पे 0.5 हमारा आ चुका। बराबर में क्या है ए है यहाँ पे, ठीक है। अब 0.5 का अर्थ क्या होता है, आधा होता है। आधा ही तो होता है। आधे का मतलब 1/2 बराबर ए। अब यहाँ पे इनका लघुत्तम ले लीजिए, 2 और 2 दोनों तरफ, तो 2 लघुत्तम आ गया। ऊपर 111 - 1 बराबर ए, ठीक है। 111 में से 1 गया, 110/2, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, कितना जाएगा जल्दी से बताओ। बिल्कुल 55। कितनी बार 55। तो ये आपका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन कहाँ पे है, डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ठीक है। डी ऑप्शन में मिल रहा है। खुद के हाथ से करके देखोगे एक बार कॉपी पेन में तो बहुत इजी रहेगा आपको करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है। कोई आयत के आकार का पार्क है, मान लीजिए ये रहा, ठीक है। आयत बना ली। लंबाई कितनी है 100 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है। उसके चारों ओर अंदर 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ अंदर क्या है 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ये जो चौड़ाई है ये 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये जो चौड़ाई है ना यहाँ की, ये यहाँ की, ये 10 मीटर है, समझ गए आप। अब इसको सॉल्व कीजिए। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको पता है जो रास्ते का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हो, कैसे करते हैं उसको हम। पहले हम क्या करते हैं कि जो पूरी हमारी आयताकार ज़मीन होती है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले हम इस आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जल्दी से निकालो। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी यहाँ पे 100, चौड़ाई कितनी है 80, तो हमारे पास 8000 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोल दो या मीटर की स्क्वायर बोल दो। ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। हमारे पास रास्ते की चौड़ाई तो है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। निकालिए कैसे, पूरी जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल है, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ओनली जो ये अंदर अंदर वाला है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, देखो इसको एक बार थोड़ा जूम करते हैं और इसको मैं एक बार आपको इरेज करके थोड़ा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये है। देखो ये बन रहा है यहाँ पे अंदर एक रास्ता, ठीक है। ये जगह कितनी है 10, ये जगह कितनी है 10, ठीक है। पूरी ये 100 थी, 10 इधर गायब कर दो, 10 इधर गायब कर दो, ये अंदर वाली कितनी बची, अंदर वाली ये जगह बची 80, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझो, ये भी रास्ता कितने का है 10 का, ये रास्ता भी कितने का है 10 मीटर का। 10 इधर से गायब हो गया, 10 इधर से गायब हो गया। और ये चौड़ाई थी कितनी 80 थी, पूरी 80 थी, 10 इधर से गायब कर दी, 10 इधर से गायब कर दी, कितनी बची हमारे पास 60 बची। मतलब ये जो चौड़ाई बची छोटी वाली आयत की 60 बची। तो छोटी आयत, मैं ऐसे लिख रही हूँ एक बार, छोटी आयत, छोटी आयत की लंबाई तो हो गई हमारे पास कितनी, कितनी बताई मैंने लंबाई, ये रही, ये लंबाई मैंने कितनी बताई 80। छोटी आयत की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही तो है 80, और चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पे, ये देखो ये वाली 60 हो गई। 10 यहाँ से गायब, 10 यहाँ से गायब, पूरी 80 थी,
तो कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी आयत में से छोटी आयत का आप क्या कर दोगे, क्षेत्रफल घटा दोगे। छोटी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। छोटी आयत का क्षेत्रफल, छोटी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही लंबाई गुणा चौड़ाई, 80 गुणा 60। 80 गुणा 60 करते हो कितना आता है आपके पास, 4800। ठीक है, 4800 मीटर स्क्वायर, ये वही मीटर स्क्वायर, तो ये 4800 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3200। 3200 मीटर स्क्वायर, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता कौन सा, ये वाला, ये पूरा जो रास्ता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो ये रहा। क्या किया, पहली बड़ी आयत का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटी आयत का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को घटा दिया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये आपको हो गया सवाल। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि मूलधन 3000, दर 5% वार्षिक और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये तो बहुत ही सरल है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P का मान कितना है 3000, दर का मान कितना है यहाँ पे 5, समय कितना है 2 बटे में 100, काट लो, काट लो, क्या ही है, 2 0 से 2 0 काट लो, बाकी सबको गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 300 हो जाएगा, ये 300 रुपये। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समय काम वाला आगे लगता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 4 दिन में कोई काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन का काम निकालो इनका। एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक काम को वो 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/4 भाग काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ए उसी काम को अकेला 6 दिन में करता है। ए अकेला 6 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/6 भाग पूरा कर देगा। ठीक है, बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों मिलकर 1/4 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 1/6 दिन में कर रहा है, तो माइनस कर दो, ए का आ जाएगा। ठीक है, बी का आ जाएगा, 4 और 6 में लघुत्तम लोगे 12, यहाँ कितना आ जाएगा 3 - 2, 3 में से 2 गया, 1/12। 1/12 यानी कि 12 दिन में पूरा कर लेगा, मतलब एक दिन में 12वां भाग पूरा किया है, मतलब 12 दिन में काम खत्म करेगा। इसका मतलब क्या है, बी का एक दिन का काम 1/12 आया, मतलब 12 दिन में उस काम को खत्म करेगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, राम ने बैंक से 50,000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से लिए। 2 वर्ष के पश्चात राम को बैंक को कितने रुपए लौटाने हैं। मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, कितने रुपए देने हैं, मिश्र धन पूछ रहा है। पहले ब्याज निकाल लो, ब्याज कितना हो गया, ब्याज निकालो पहले। PRT/100 अभी बताया आपको, करो। P मतलब मूलधन 50,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, काट लो, 2 0 से 2 0 घटाओ, 5 दूनी 10, 1 2 3, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, वो होता है मिश्र धन, जो कि उसको लास्ट में लौटाने होते हैं। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ब्याज प्लस मूलधन, ये होता है। तो मूलधन आपका कितना था 50,000, ब्याज आपका आ चुका 10,000, बताओ 60,000 रुपये हो गए। 60,000 रुपये चुकाना, इसीलिए जितना संभव हो ब्याज नहीं लेना चाहिए। उत्तर कहाँ मिल रहा है आपको, उत्तर यहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से फटाफट देखो, हल करना है आपको बस इसको। 15 की स्क्वायर आपको पता ही है, याद ही करना है, इसमें क्या बात है, 525 होती है क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना सरल प्रश्न पूछा, देखो भाई, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, 400 विद्यार्थी पास हुए और 60% फेल हुए। अब देखो टोटल अपने आप में कितना होता है, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल अपने आप में होता है 100%। ठीक है,
अब फेल का यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेल कितने हुए, 60%, 60% फेल हुए। तो पास कितने हुए, 100 माइनस 60 यानी कि 40% पास हो गए, पास हुए। ठीक है, ये कह रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हुए। हमने परसेंटेज निकाल लिया कि 40% पास है, तो इन दोनों को बराबर रखो। 40% बराबर 400, 1% बराबर 400/40। हमको यहाँ पे बताना है कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल विद्यार्थी होते हैं 100%, तो कुल निकालो टोटल। 100% बराबर 400/40 तो था ही। 100% ज़्यादा करना है तो गुणा होगा। 4, इसको गुणा कर दिया। अब काट लो बस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 को इससे गुणा कर लो। 1000 विद्यार्थी, 1000 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ये रहा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 क्वेश्चन और रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। a प्लस बी 10 है, b प्लस सी 20 है, c प्लस a 30 है, तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करो। ये ऐसा प्रश्न बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा आपको काम करना होता है। क्या काम करना होता है, देखो। a प्लस बी बराबर 10, b प्लस सी बराबर 20, c प्लस a बराबर 30। इनको आपस में जोड़ो। a और a 2 बार आ रहे हैं, 2a, b 2 बार आ रहे हैं, 2b, c और c 2 बार आ रहे हैं, 2c बराबर। इन सबको आपस में जोड़ दो, कितना हो गया, 60। ठीक है, 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ बचेगा 60। 2 यहाँ गुणा में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 60/2। काटोगे इसको, कितना आ जाएगा, 30। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 30। 30 देखो ऑप्शन में है क्या, ये रहा डी ऑप्शन, है ना, इजी प्रश्न। 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो सकता है शायद, लेकिन बस इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आपको याद हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 41 से 80 तक की सभी संख्याओं का योग। तो 41 आपको पता है विषम संख्या है, इसको नहीं लेंगे, हमें सिर्फ सम संख्या लेनी है। तो 41 के बाद में क्या आता है, 42, फिर 44, इस तरह से आगे तक संख्याएं कहाँ तक लेनी है हमें, 80 तक कहा गया, तो 80 को भी हमको शामिल करना है। ठीक है, तो आपको पता है 42 से 80 तक की संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। मतलब n का मान कितना आ गया हमारे पास, संख्याओं की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गया। संख्या कितनी आ गई, 20। अब आपको पता है इनका सम आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या होता है, n/2 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। बटे में कितना आपके पास, 2 है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट 2 यहाँ पे आ गया। a की वैल्यू क्या है, ये a पहला पद होता है, तो a की वैल्यू आपके पास है 42, प्लस n की वैल्यू आपको पता है 20 है, -1। d क्या होता है, d अंतर होता है। सम संख्याओं में अंतर 42 और 44 के बीच में कितना, 2। फिर 44 से आगे कितना होता है, 46 के बीच में 2, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको बस आपको सोल्व कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा फटाफट। इसको आप काट सकते हैं, काट लीजिए, 10 आ जाएगा यहाँ पे 10। इसको अंदर गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 84, प्लस 20 में से आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, 19, 19 को 2 से गुणा करोगे तो 19 दूनी 38, 38 आ गया आपके पास, प्लस बराबर 10 बाहर है, 84 38 आपस में इनको क्या कर लेना, जोड़ लेना। कितना आ जाता है, इनको हम जोड़ते हैं तो 122 आ जाता है। इसको बाहर 10 से गुणा करते हैं तो 1220, ये उत्तर आता है हमारा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एक बात की, यहाँ पे देखो तक दिया है तो 80 को शामिल करना है। ऐसे कहता है ये कि 41 से 80 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे n की वैल्यू हमारी 19 मानी जाती है। अगर ये कहता है कि बीच की संख्या, 80 के बीच की संख्या ज्ञात करो, तो 19 होते वहाँ पे हमारे n का नंबर। पर यहाँ 80 को भी हमें शामिल करना था, तो आपको पता है 42 और 80 इनके मध्य संख्याएं कितनी हैं, इनको इंक्लूड करते हुए 20 हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 रही। तो ये प्रश्न था आपका। तो मेरे तरफ से ये आपका जो ओरिजिनल पेपर हम कर रहे थे वो पूरा हो चुका है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो,
और आप इनकी PDF के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तरुणा डिफेंस एकेडमी नाम से ऐप है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपना सहयोग और प्यार हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद।